नमस्ते सभी बच्चों को। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जहाँ पर बच्चे लिखते हुए थोड़ा उलझ जाते हैं। निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, यहाँ पर बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं कि उन्हें किस तरह से कौन सी विधि अपनानी चाहिए और निबंध से अलग करके अनुच्छेद कैसे लिखना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे अनुच्छेद लेखन के, क्योंकि अब कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों में अनुच्छेद आने लग गया है। अब निबंध लेखन वहाँ पर नहीं आता है। अनुच्छेद का हम अगर पारिभाषिक शब्दावली के माध्यम से एक परिभाषा देने का कार्य करें तो हम कहेंगे कि किसी भी विषय का संक्षेप में वर्णन करना अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद में हम किसी भी विषय को संक्षिप्त रूप से लिखते हैं, संक्षेप में उसे लिखते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि निबंध में जब विस्तार दे दिया जाता है, निबंध में किसी भी विषय को पूरे विस्तार के साथ लिखा जाता है, प्रत्येक भाग को विस्तार के साथ लिखा जाता है, वर्णनात्मक अंदाज में लिखा जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद में किसी भी विषय को संक्षेप में लिखा जाता है, सारांश में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना आवश्यक है कि संक्षेप में लिखते हुए हम उसके किसी भी भाग को अनछुआ नहीं रखते हैं, अर्थात उसके प्रत्येक खंड को छूना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम विषय से भटक नहीं जाते हैं, विषय से परे कुछ नहीं लिखते हैं। हम केंद्रिक भाव से उसी विषय के इर्द गिर्द उसी विषय को केंद्र भाव में रखते हुए उसके बारे में लिखते हैं। यह एक स्वतंत्र रचना होती है अपने आप में। इसे एक छोटा निबंध भी कहा जा सकता है, जिसे अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग भी कहा जाता है। छोटा निबंध इसलिए कहते हैं क्योंकि ये निबंध विस्तार नहीं होता है इसमें। ये निबंध तो होता है, यानी कि एक ही केंद्रिक भाव में लिखा तो जाता है, लेकिन हम इसमें उसे विस्तार नहीं देते हैं, उसे संक्षेप में लिखते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम एक परिभाषा देते हैं इसकी, और परिभाषा के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि यह वास्तव में अनुच्छेद क्या होता है। किसी भी शब्द, वाक्य, सूत्र से संबंध, विचार एवं भावों को अपने अर्जित ज्ञान, निजी अनुभूति से संजोकर प्रवाहमयी शैली के माध्यम से गद्य भाषा में अभिव्यक्त करना अनुच्छेद कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, आप ये कहता है किसी भी शब्द, आपको कोई शब्द दे दिया जाए, आपको कोई वाक्य दे दिया जाए, आपको कोई एक सूत्र दे दिया जाए, जैसे कोई लोकोक्ति आपको दे दी है, या आपको कोई विचार दे दिया जाए, या आपको कोई भाव दे दिया जाए, तो उस पर आपको लिखने के लिए कहा जाए, तो वहाँ पर आप अपने अर्जित ज्ञान, यानी जो ज्ञान आपके पास है उसे लेकर उसके बारे में विचिंतन करते हुए अपनी निजी अनुभूति के माध्यम से अपने भावों को साथ में मिलाकर उसे प्रवाहमयी शैली में, यानी कि निरंतरता के साथ, कहीं गतिरोध नहीं होना चाहिए, उसे निरंतरता से प्रवाहमयी शैली में आप गद्य भाषा में अभिव्यक्त करते हैं, तो वही अनुच्छेद कहलाता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें अनुच्छेद लेखन में एक संकेत बिंदु अवश्य बना लेने चाहिए, एक रूपरेखा अवश्य बना लेनी चाहिए। वैसे तो आजकल आप देखते हैं निबंध में भी एक संकेत बिंदु आते हैं। आपको एक निबंध का या आपको एक अनुच्छेद का ना उसमें एक शीर्षक दे दिया है लिखने के लिए, तो वहाँ पर संकेत बिंदु भी दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो आप उनका संकेत बिंदु या एक रूपरेखा अवश्य बना लें। फिर दूसरा पॉइंट इसमें बिंदु है कि विषय से बाहर आपको कुछ नहीं लिखना है। जैसे ऊपर भी मैंने बताया था, केंद्रिक भाव से लिखना है। आपको उस विषय के मूल विषय से हटना नहीं है, मूल विषय के से संबंधित हर बात को लिखना है। अनावश्यक विस्तार नहीं लिखना है, यानी कि संक्षेप में विस्तार नहीं करेंगे आप, उससे संक्षेप में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी एक काबिलियत भी देखी जाती है कि आप उसके हर बिंदु को छूने का कार्य भी अवश्य ही करेंगे। संकेत बिंदु को ध्यान में रखकर ही आपको लिखना है, यानी कि वो जो संकेत बिंदु आपने बना लिए हैं या आपको दे दिए गए हैं, आपको उन्हीं को अपने मस्तिष्क में रखते हुए उससे संबंधित जो बातें भी आपके मन में आती हैं, उन्हीं बातों को आपने अनुच्छेद लेखन में लिखना है।
अनुच्छेद लिखते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी भाषा शैली सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी शैली अच्छी है, सरल है, सहज है, तो वह सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर पाती है। छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। वाक्यों का बड़ा वाक्य का प्रयोग उसमें नीरसता लेकर आता है, तो छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। आपने कोमा कहाँ लगाया है, विराम चिन्ह कहाँ लगाया है, कहाँ पर वाक्य ख़त्म होता है, कहाँ पर अल्प विराम होता है, ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इसे अनावश्यक विस्तार जैसे नहीं देना चाहिए। तो इसमें शब्द सीमा आपको 100 से 120 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 150 शब्द तक इसमें लिख सकते हैं। उसके जो आपको विषय दिया गया है उसके एक ही पक्ष का आपको वर्णन करना होता है। जो भी आपको उसके विषय से संबंधित विचार आते हैं उसको क्रमवार तरीके से आप लिखेंगे, यानी कि लगातार एक सीरीज बनाते हुए एक क्रम के अनुसार उस क्रमबद्धता का प्रयोग करते हुए आप उसे लिखते चले जाएंगे, क्योंकि जब उसमें तारतम्यता होती है तभी वह सामने वाले को प्रभावित कर पाती है। अनुच्छेद लेखन में जो निष्कर्ष होता है, यानी जो मुख्य विचार होता है, वो अंत में लिखा जाना चाहिए। और कहावतें, मुहावरे, सूक्तियाँ, कविताएं आदि का प्रयोग तो इसमें सजीवता लेकर आता है, जीवंत उसे बनाता है, प्रभावशाली उसे बनाता है। तो इनका भी प्रयोग आपको अपने अनुच्छेद लेखन में करना चाहिए। अब अनुच्छेद की रचना हम कैसे करते हैं? अनुच्छेद को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है परिचय, दूसरा विषय विस्तार और तीसरा होता है निष्कर्ष, यानी कि अंत में उसका निष्कर्ष आता है। तो परिचय के अंतर्गत आपको क्या लिखना है? परिचय में आपको जो दिया गया है शीर्षक, जो विषय दिया गया है, उसके बारे में आपको बताना होता है, उसका शाब्दिक अर्थ देना होता है, या उसकी पहचान बतानी होती है, या उसे एक कुछ वाक्यों में उसके बारे में पूरी जानकारी देनी होती है, यानी कि वो किससे संबंधित है, क्या है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, वह हमसे कैसे संबंधित है, ये आपको परिचय में लिखना होता है। अर्थात अगर आपका परिचय अच्छा है तो ये ध्यान रखना कि परिचय आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि परिचय आपका अच्छा हो गया है तो पाठक आपके, यानी कि जो सामने वाला व्यक्ति जो आपके लिखे हुए अनुच्छेद को पढ़ता है वह उससे बंध जाएगा और उसे पूरा करके ही छोड़ेगा। तो परिचय यहाँ पर आपका बताता है कि आपका अनुच्छेद सामने वाले को कितना प्रभावित कर पाता है। अब है विषय विस्तार, यानी कि जो विषय आपको दिया गया है उसका हमें विस्तारण करना होता है। कैसे विस्तार करते हैं? अब हम आपको जो विषय दिया गया है उसके बारे में तथ्य आपके पास हैं, आपके पास तर्क हैं, आपके पास विश्लेषण है, आपके पास उससे संबंधित उदाहरण है, या अन्य कोई भी जानकारी है जो आप उसके माध्यम से उसके बारे में दे सकते हैं, तो उनका प्रयोग आपको यहाँ पर करना है। इससे क्या होता है कि आप उदाहरणों के माध्यम से, आप तर्कों के माध्यम से, या कोई अन्य जानकारी के माध्यम से आप रोचकता बनाकर रखते हैं। और रोचकता बनाते हुए लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी असंगत बात आप ना लिखें जो कि विषय से भटक कर आप दूर कहीं पर चले जाएं। तो यहाँ पर आपको विषय से केंद्रितता अवश्य रखनी है। अंत में है आपका तीसरा, जो रचना के अंतर्गत आता है, वो होता है निष्कर्ष। ये आखिरी भाग होता है और आपने अभी ऊपर दोनों भागों में जो भी लिखा है उनका सारांश यहाँ पर दे देना पड़ता है। अब एक अच्छा अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है? अच्छे अनुच्छेद की विशेषताएं क्या होती हैं? पहला तो है पूर्णता, यानी कि स्वतंत्र अनुच्छेद में पूर्णता होती है, उसमें उसके विषय के सभी पक्ष शामिल हो जाते हैं, और लेकिन तो भी वह एक छोटा रहता है, अर्थात उसमें ज़्यादा विस्तार नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके सभी पक्षों का समावेश हो जाता है। क्रमबद्धता, क्रमबद्धता का अर्थ होता है यानी कि उसमें निरंतरता बनी रहती है, सुगठित हो जाता है वह, और उसमें चाहे आपके विचार हैं, चाहे आपके तर्क हैं, वो इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं कि विषय का विस्तार अपने आप होता चला जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि आपने प्रयास किया है, बल्कि सहज अभिव्यक्ति यहाँ पर आपकी दिखाई देती है जो सामने वाले को प्रभावित करती है। फिर है विषय केंद्रितता, यानी कि जो विषय आपको दिया गया है उस विषय से आप भटकेंगे नहीं,
बल्कि उस विषय के आप बंधे रहेंगे और उसी से संबंधित बातों को आप अपने अनुच्छेद में लिखते चले जाएंगे। फिर है आपका सामासिकता, यानी कि यथासंभव जो भी आप लिख रहे हैं वो गागर में सागर भरने के समान होना चाहिए। गागर में सागर होता है ना, यानी कि एक बहुत ही गहरी बातें आप एक छोटी सी वाक्य के माध्यम से कहते हुए चले जा रहे हैं। गागर यानी कि छोटी सी मटकी, उसमें सागर भर देना, या अर्थात इसमें आप छोटे रूप में उसके कम शब्दों में एक बहुत बड़ी बात को कहने का की सामर्थ्य आप रखते हैं, तो वो होता है गागर में सागर भरना। तो अनुच्छेद में आप अनावश्यक बातें ना लिखें, विषय से संबंधित बातें लिखें, उनका वर्णन विवेचन तो करें, लेकिन उससे विषय से भटक करके अन्य स्थान पर ना जाएं। तो वहाँ पर आप विषय से जुड़े रहेंगे और आपका अनुच्छेद भी निरंतरता और निरंतरता के रूप में रहेगा और अनावश्यक बातें उसके अंतर्गत नहीं आएंगी। विषय अनुकूल भाषा शैली, आपकी जो भाषा शैली है वो भी विषय के अनुसार होनी चाहिए। मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए, लोकोक्ति का प्रयोग होना चाहिए। और अनुच्छेद लेखन में आपको सबसे पहले उसका प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया था। तो प्रारूप तैयार करने से आपका जो ये अनुच्छेद है उसका आकार बंधा हुआ रहेगा और वह अनावश्यक बातों को विस्तार करने से रोकेगा। अब जैसे हम एक निबंध, एक विषय लेते हैं और उसके बारे में लिखने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से अनुच्छेद लिख सकते हैं। हमने लिया है प्रकृति और इंसान, ये हमने विषय लिया है प्रकृति और इंसान। अब सबसे पहला कार्य हमारा क्या होगा, आप परीक्षा विभाग में बैठे हुए हैं, आप परीक्षा केंद्र में बैठे हुए हैं और वहाँ पर आपको ये विषय दे दिया गया है, तो अब आप क्या सोचेंगे इसके बारे में कि हमें अनुच्छेद कैसे लिखना है। तो सबसे पहले उसकी रूपरेखा बनाएंगे कि प्रकृति और इंसान, यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं, उनको जोड़ा गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रकृति और इंसान का आपसी रिश्ता कैसा है। तो आप यहाँ पर पहला बिंदु बना लेंगे कि प्रकृति ईश्वर की एक ऐसी रचना है जो कि सर्वश्रेष्ठ है। एक ये बिंदु बना लिया, यानी कि प्रकृति है तभी हम हैं, ये यहाँ पर आपने पहला बिंदु बना लिया है। दूसरा है प्रकृति पर मानव निर्भर है, अर्थात वो मनुष्य प्रकृति के बिना जिंदा रहने में सक्षम नहीं है। लेकिन मानव ने क्या कर दिया है, प्राकृतिक असंतुलन कर दिया है, प्रकृति को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। ये यहाँ पर आप 3 बिंदु आप बना चुके हैं। अब आप किसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहला आपने बिंदु लिया है कि प्रकृति ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो आप इसके बारे में बताएंगे प्रकृति क्या है, ईश्वर ने प्रकृति को कैसे बनाया है। ईश्वर ने हम कहते हैं ना कि ईश्वर भी एक कलाकार है, तभी तो उसने इतने झरने, इतने जो महासागर हैं, फूल हैं, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, रात होती है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, क्या नहीं है हमारे पास। कभी हम रेगिस्तान को देखते हैं तो कभी हम समुद्र को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, तो कहीं पर हम सबसे ज़्यादा बारिश होने वाले स्थानों को देखते हैं और वहीं पर फसलें हमें दिखाई देती हैं, अनेक पशु जीव जंतु हमें दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या है, ये एक ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति है, जो एक उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो उसके कलाकार होने का एहसास हमें कराती है। वैसे तो मनुष्य के अंदर भी जिज्ञासा है, लगातार वो निर्माण करता है, लेकिन वो कितना भी निर्माण करे वह ईश्वर के बराबरी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहला बिंदु विस्तारित कर दिया है। इसके बाद आप लेंगे इसका दूसरा बिंदु कि प्रकृति और इंसान में आपसी संबंध कैसा है। प्रकृति है तो इंसान है, प्रकृति हमेशा इंसान का पालन पोषण करती है, हर व्यक्ति को रहने की जगह देती है, कभी अपने ऊपर हल चला करके वह फसलें पैदा करके मनुष्य को खाने की सामग्री देती है, पेड़ों के माध्यम से वो उसे खाने के लिए फल देती है, कपड़े पहनने को देती है, वह उसे पानी देती है, वह पेड़ों की छाया में उसे रहने का आसरा देती है, वो लगातार उसका पालन पोषण करती है, वो लगातार उस पर परोपकार करती है, वो बदले में कुछ नहीं चाहती है, लेकिन लगातार उसके ऊपर उपकार करती रहती है। तो मनुष्य प्रकृति के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर हम मनुष्य और प्रकृति के आपसी रिश्ते को समझा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा बिंदु।
यहाँ आप बीच में सूक्ति भी डाल सकते हैं, यहाँ आप अपने कविता भी डाल सकते हैं, आप जो नारे लिखते हैं वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब तीसरा बिंदु लिया था हमने जो असंतुलन कर दिया है मनुष्य ने। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि प्रकृति लगातार परोपकार करती है, लेकिन तो भी मनुष्य क्या करता है उसके साथ? मनुष्य उसके ऊपर लगातार अत्याचार करता है, मनुष्य उसमें लगातार प्रदूषण फैलाता है, लगातार उसमें निरंतर नदियों के पानी को गंदा करते हुए, हवा में विषैले जो कीटाणु उन्हें फैलाते हुए, या लगातार ध्वनि करते हुए वह लगातार प्रकृति पर अत्याचार करता है, पेड़ काटता है, या इसके अलावा जैसे कह सकते हैं कि वो इतने केमिकल प्रयोग करता है फसलों में, इतने कीटनाशक प्रयोग करता है जिससे कि अनेक जीव जंतु मर जाते हैं। तो वो क्या है? वो प्रकृति में असंतुलन है। अब प्रकृति में असंतुलन होगा तो भूकंप आता है, बाढ़ आती है, अकाल पड़ते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये प्रकृति का गुस्सा है, जो कि वह मनुष्य के किए हुए कार्यों को सहन न करते हुए उसके ऊपर अपना गुस्सा दिखाती है। तो ये सारे जो कार्य हैं, ये जो सारे परिणाम हैं, ये मनुष्य के किए हुए कार्यों के परिणाम हैं। ये हो गया इसका तीसरा बिंदु। और उस तीसरे बिंदु में ही हम अंत में निष्कर्ष निकाल सकते हैं और हम बता सकते हैं कि अगर हमें उसके गुस्से से बचना है, अगर हमें प्रकृति में संतुलन रखना है, अगर हमें प्रकृति को अपने लिए सकारात्मक रूप में रखना है, उसे लगातार परोपकार के लिए प्रोत्साहित करना है, अगर हमें प्रकृति को हरी भरी रखना है, तो उसके प्रति हमारे जो अत्याचार हैं उन्हें हमें ख़त्म करना होगा। हमें उसके गुस्से से बचना है तो उसके ऊपर अत्याचार करने बंद करने होंगे, और निरंतर उसके प्रति हमारे जो दायित्व हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनका पालन करना होगा। और जिसके तहत जैसे हम कह सकते हैं कि हम लगातार वृक्षारोपण करते हैं, जल बचाने की बात करते हैं, प्रदूषण कम करने की बात करते हैं, कीटनाशकों का कम करने की बात करते हैं, ये सब कार्य हमें करने होंगे, तभी हम प्रकृति को बचा सकते हैं और प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता भी सच्चा बना रह सकता है। तो ये था अनुच्छेद लेखन, और इस तरह से हम निबंध में और